हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई सिविल्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में जो भी प्लेसेस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं स्टूडेंट्स आपके साथ। आज हम वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में जो प्लेसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल। पहला टॉपिक है हमारा ब्लैक सी। देखिए, ब्लैक सी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉरशिप रशिया की, जिसका नाम था मॉस्कोवा, वो सिंक कर गई थी ब्लैक सी में। तो ब्लैक सी की लोकेशन कहाँ है स्टूडेंट्स? इनफैक्ट ब्लैक सी पर यूपीएससी पास्ट में भी, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। तो ये यूरोप और एशिया के बीच में लाई करता है। इसको हम और भी तरीके से, अगर अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें तो इसकी जो बाउंडेड कंट्रीज हैं वो हमें स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। जैसे कि ब्लैक सी के नॉर्थ में यूक्रेन है, इधर ईस्ट में रशिया है, वेस्ट में आरबी तो रोमानिया और बल्गेरिया है, साउथ में टर्की है और ईस्ट में रशिया के नीचे जॉर्जिया है। इसको और भी अच्छे तरीके से अगर याद करना है, मतलब कंट्रीज के नाम भूल जाओ। देखो, सीक्वेंस तो वैसे नॉर्थ साउथ में क्या है पता होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कंट्रीज के नाम भी पूछे गए तो इसको और भी अच्छे तरीके से अगर याद करना है तो आप बर्गर से याद कर लो। तो बी से आपका बल्गेरिया हो गया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, इधर जॉर्जिया और रोमानिया। ठीक है, ये मतलब शॉर्ट में अगर आप याद रखना चाहो तो। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ से आपको दिखाऊं तो इस फोटोग्राफ में देखिए कि ये ब्लैक सी के जो ईस्ट है वो हैं कॉकेकस माउंटेन्स और इधर जो वेस्ट में बाल्कन माउंटेन्स आते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखी है कि वेस्ट में कॉकेसस जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हैं और ईस्ट में बाल्कन्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो एनाटोलिया रीजन होता है उसके नॉर्थ में ये माउंटेन्स पड़ते हैं। तो कौन सा रीजन हो गया? यहाँ पर ये जो टर्की का रीजन है इसे हम एनाटोलिया रीजन बोलते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर जो बाकी इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो मैं क्या काम करूंगा कि अपना जो इसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सिंप्लीफाई सिविल्स के टेलीग्राम चैनल पर आप इसको देख सकते हैं पीडीएफ को, या फिर सिद्धार्थ सर यूपीएससी इस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप अपना इस पर्टिकुलर पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, मैंने न्यूज़ आपको बता दी है। एक चीज़ और पूछी जा सकती है आपसे कि रिवर्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं इन दी ब्लैक सी। तो उनके नाम मैं आपको कुछ लिख के बता देता हूँ। पहला है डेन्यूबे, दूसरा है डेनीपर, तीसरा स्टूडेंट्स डॉन रिवर और फोर्थ है डेनिस्टर। देखिए, सारे नाम डी से शुरू हो रहे हैं तो याद करना थोड़ा सा इजी है। और फोर्थ के बाद फिफ्थ जो क्यूबन रिवर है ये भी यहाँ पर अंदर फ्लो होती है। तो 4D के आप इस तरह से एक एक्रोनिम बना लो और अपना याद कर लो इन चीज़ों को। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये रिवर कौन कौन सी कंट्रीज से पास होकर के ब्लैक सी में फ्लो कर रही है, ये आप और चेक करो। ठीक है, ये देखिए, इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में बहुत क्लियरली यहाँ पर एक फोटोग्राफ आई थी जो न्यूज़ चैनल्स में आई थी कि ये जो ब्लैक सी का यहाँ पर जो सेंटर में ब्लैक सी में रीजन दिखा रखा है, यहाँ पर इस तरह से सैटेलाइट ने इमेजेस ली कि मॉस्कोवो जो पर्टिकुलर शिप थी, रशियन जो शिप थी, वो सिंक कर गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स स्नेक आइलैंड। अब स्नेक आइलैंड के रिस्पेक्ट में, ये आइलैंड पहली बात तो कहाँ सिचुएटेड है अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो आंसर है ब्लैक सी। ब्लैक सी हमने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पीछे देख ली है स्टूडेंट्स। अब स्नेक आइलैंड ब्लैक सी में भी किस तरफ है? तो देखिए, ये करीबन थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर ये स्नेक आइलैंड है पूरे ब्लैक सी में। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रशिया मिलिट्री फेस्ड सीवियर लॉसेज in this particular region due to air strike by the यूक्रेन आर्मी। ओके, तो ये यूक्रेन की तरफ से जो भी एयर स्ट्राइक हुई थी तो रशिया में, यहाँ पर रशिया को बहुत नुकसान हुआ था इस आइलैंड में, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। बस नाम याद कर लो, ब्लैक सी पता होना चाहिए, आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्लेस जो न्यूज़ में है स्टूडेंट्स वो है मार्मोलाडा ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है? ये इटली में सिचुएटेड है। इटली का ये पूरा मैप है। इटली के मैप में आप देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ डोलोमाइट्स जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये ग्लेशियर प्रेजेंट है। तो ये कौन से माउंटेन पर है? तो माउंटेन का नाम स्टूडेंट्स मार्मोलाडा माउंटेन ही है, उस पर ये ग्लेशियर है। एंड ये ग्लेशियर जो है अपने आप में
आप कह सकते हैं हाईएस्ट पीक है। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन, मैंने आपको नाम ऑलरेडी बता दिया है, डोलोमाइट रेंज ऑफ एल्प्स। ओके, तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ है सिचुएटेड, तो इटली में है। इटली में भी कहाँ पर, जो माउंटेन है उस माउंटेन का नाम सेम है, और रेंज कौन सी है, डोलोमाइट रेंज है एल्प्स की। इसके साथ साथ अब न्यूज़ में ये क्यों था, क्योंकि ये जो रीजन है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर कोलैप्स कर गया था। तो कोलैप्स होने की वजह से ये ग्लेशियर न्यूज़ में है, और इटली के कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में है या कौन से रीजन में है अगर ये पूछा जाए तो उसका आंसर है टेरेंटिनो डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो डोलोमाइट रेंज है ये क्या है अपने आप में, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो 2009 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है। अब क्योंकि हम इटली के बारे में पढ़ रहे हैं तो इटली के बारे में थोड़ी सी नॉलेज और लेंगे। इटली को सबसे पहले बात देखिए कि किस तरीके से दिखता है। ये ऐसा दिखता है जैसे कोई बूट हो। आप ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को, ये बूट का हिल है और ये इसका पूरा पैर जैसे है और ऊपर की तरफ से पूरा बूट जैसे अपने पैरों में पहना हुआ है। इसके साथ साथ इसमें जो कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर पर कर रही हैं ये आपको और पता होना चाहिए, जैसे कि इधर फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है और इधर क्रोशिया है। तो ये आपको बॉर्डर जो कंट्रीज़ हैं आपको दिख रही हैं, जो कि क्रोशिया डायरेक्टली लैंड से, मेन लैंड से तो टच नहीं कर रही, स्लोवेनिया कर रही है। तो FSAS ऐसे करके ना आप कुछ एक्रोनिम जरूर बना लिया करिए ताकि चीज़ें याद करना आसान हो जाए। साथ साथ में यहाँ पर ये देखिए कि कौन कौन से सी पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो पर्टिकुलर इटली है उसके ईस्ट में एड्रियाटिक सी है, इसके वेस्ट में यहाँ पर टेरेनियन सी है, नीचे की तरफ क्या है, आयनियन सी है। तो आपको ईस्ट, वेस्ट और साउथ सब पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें सिसिली और सार्डिनिया जो हैं ये आइलैंड हैं, एंड कॉर्सिका, ये जो आइलैंड है यहाँ पर इसका नाम है कॉर्सिका, ये फ्रांस के कंट्रोल में है, इटली के कंट्रोल में नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार देख लिया तो अब याद हो जाएंगी। अब इसके फिजिकल मैप पे आ जाओ। फिजिकल मैप में अगर आप यहाँ पे देखो तो एपेनिन्स क्या है, ये माउंटेन रेंजेस हैं। इसके ऊपर क्या है, पो वैली है। अब पो वैली आपसे पूछ लिया गया एकदम से तो आप घबराना नहीं, पो वैली इटली में है। और ऊपर की तरफ देखिए क्या है, ये एल्प्स हैं, ये सर्दर्न एल्प्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स एजियन आइलैंड्स के बारे में है। तो एजियन सी है, ये एजियन सी की लोकेशन है। हम ऑलरेडी यूरोप के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो वहीं से रिलेटेड है ये पर्टिकुलर टॉपिक भी। तो ये एजियन आइलैंड जो हैं ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं स्टूडेंट्स, और ये एजियन सी में है। मेनलैंड ग्रीस और इधर की तरफ जो है आप कह सकते हैं टर्की, उसके बीच में आ रहे हैं। तो ये इधर क्या है, ग्रीस है, इधर टर्की है, और इनके बीच में क्या है, आइलैंड जो है एजियन सी में, उन्हें एजियन आइलैंड्स हम बोल रहे हैं। न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि टर्की और ग्रीस के बीच में एक तरीके की लड़ाई है इन आइलैंड्स को लेकर के। वैसे तो कुछ जो है क्या कह सकते हैं ट्रीटी हुई हैं जिसमें पीस बनाने की बात है, लेकिन टर्की ने ये कंप्लेन करी है कि ग्रीस ने धीरे धीरे मिलिटराइज कर लिया है इन आइलैंड्स को। अब आइलैंड्स का थोड़ा सा ना नाम आप एक बार ध्यान में रख लीजिए, जैसे कि रोड्स आइलैंड है, या इधर ये साइक्लेड्स आइलैंड है, इधर ये स्पोरेड्स आइलैंड है। तो कुछ नाम आपको पता हो तो अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। ग्रीस की कैपिटल एथेंस इधर दिख रही होगी आपको। अब ये वो आइलैंड्स हैं जिनकी ट्रीटी है, और ट्रीटी जो स्पेसिफिक ट्रीटी है इसमें वो है पर्टिकुलरली 1923 की ट्रीटी ऑफ लुसेन। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 12-13 के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर आइलैंड्स हैं ये गवर्न करे जाएंगे, किस किस तरीके से न्यूट्रल मतलब डीमिलिटराइज रखा जाएगा स्टेटस इनका, वो ट्रीटीज़ हुई हैं। यहाँ पर मैंने आपको रोड्स आइलैंड ऑलरेडी बताया हुआ है, इधर यहाँ लेमनोस आइलैंड है, एक सारा आइलैंड है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया बस हो गया है, काफ़ी है। लड़ाई किसके बीच में, ग्रीस और इटली के बीच में ये बात है। अब एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर और दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये ऑलरेडी ये सी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में देखिए, ये एजियन सी और इधर क्या है, सी ऑफ मरमरा दिख रहा है आपको, और सी ऑफ मरमरा के ऊपर क्या है, ब्लैक सी। तो एक तरीके से ब्लैक सी और ये इधर देखिए एजियन सी है। तो स्टूडेंट्स जो ये ब्लैक सी है और नीचे जो ये एजियन सी है, इनको जोड़ने का जो काम करता है वो सी ऑफ मरमरा करता है। तो ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा एंड देन एजियन सी। अब आते हैं स्ट्रेट के ऊपर। तो एक स्ट्रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये ब्लैक सी ऑफ एंड सी ऑफ मरमरा को जोड़ती है। और नीचे की तरफ आता है डार्डेनल्स स्ट्रेट, और ये डार्डेनल्स स्ट्रेट क्या करता है, सी ऑफ मरमरा और नीचे एजियन सी को जोड़ता है।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्डेनल्स स्ट्रेट है, ये सी ऑफ मरबरा और नीचे एजियन सी को यहाँ पर जोड़ता है। तो ये दो स्ट्रेट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो स्टूडेंट्स, तो मेरी ये एडवाइस है कि उसको पूरी तरह पढ़ो, आगे से पीछे। जरूरी नहीं है जो न्यूज़ में चीज़ है वही पूछी जाए, उससे रिलेटेड आगे पीछे की चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैंटेनल वेटलैंड्स। ठीक है, तो ये पैंटेनल वेटलैंड्स जो हैं ये साउथ अमेरिका में हैं। अब ये नाम आपको कोरिलेट करना है, ये जो वेटलैंड्स हैं ये साउथ अमेरिका में हैं। स्टूडेंट्स ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके साथ साथ ये लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड्स भी हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट हैं? ये प्रेजेंट हैं पैराग्वे में। ठीक है, कुछ पोर्शंस इसका पैराग्वे में है, कुछ पोर्शंस इसका बोलीविया में है, लेकिन मेजॉरिटी जो इसका पर्टिकुलर प्रोपोर्शन है वो ब्राज़ील के अंदर आता है। तो ब्राज़ील, कुछ पोर्शंस इसके बोलीविया और कुछ पोर्शंस पैराग्वा। इस तरीके से ये बीच में यहाँ पर क्या है, पैंटेनल ये पर्टिकुलर वेटलैंड्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देन अब आपको ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई ब्राज़ील के बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो देखिए बॉर्डर कंट्रीज़ में फ्रेंच गुआना, सुरिनेम, गुआना जो है, वेनेजुएला, इधर कोलंबिया, इधर इक्वाडोर, एंड देन पेरू, और नीचे बोलीविया एंड पैराग्वा तो मैंने आपको बता ही दिया है, इधर यूरुग्वा एंड अर्जेंटीना। तो ये आप देखिए सारी ही ऑलमोस्ट जो कंट्रीज है ना, इन सब से ब्राज़ील टच करता है। ब्राज़ील सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका का, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से देखिए अमेजोन नाम की जो रिवर है वो भी फ्लो करती है इधर पेरू और ब्राज़ील में। सो स्टूडेंट्स जस्ट कीप दिस इन माइंड। बाकी मैं ये आपको पीडीएफ दे दूंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा एक बार इन चीज़ों को। ये वेटलैंड्स कहाँ प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए। ये वेटलैंड्स आपके ब्राज़ील में प्रेजेंट हैं एंड साउथ अमेरिका इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स डार्विन्स आर्क। अब डार्विन्स आर्क देखिए इस तरीके की बहुत अच्छी सी ना एक आर्क थी। तो आर्क क्या है, ये आर्क है आपकी, तो जो पिलर्स हैं और ऊपर क्या है, ये ब्रिज है। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या कि ये ब्रिज जो है कोलैप्स कर गया ऊपर का और ये नीचे गिर गया। और इसकी वजह से क्या होता है, ये न्यूज़ में इसी तरीके से था कि कोलैप्स्ड ड्यू टू इरोजन। अब इसका अगर रीज़न पूछा जाए कि रीज़न क्या है, तो नेचुरल इरोजन इसका रीजनिंग दी गई है। और ये डार्विन आर्क बहुत अच्छी फोटोग्राफी ली जाती थी, फोटोग्राफर्स इस तरह की फोटोग्राफ लेते थे नेचुरल रॉक फॉर्मेशन की, लेकिन अब वो नहीं है। तो कहाँ इसकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन है गैलापागोस आर्चिपेलागो, गैलापागोस आइलैंड्स हैं। डार्विन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने यहाँ पर विजिट किया था और इवोल्यूशन की बहुत सारी स्टडी, बहुत सारी खोज, बहुत सारे तथ्य उन्होंने बताए थे। तो गैलापागोस नाम का आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इनफैक्ट आई वुड से। तो आर्चिपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और पैसिफिक ओशन में ये स्थित है। अब मैं इसकी लोकेशन दिखा देता हूं आपको। देखिए ये हैं गैलापागोस आइलैंड और सबसे नियरेस्ट जो है वो कौन है, इक्वाडोर है। नियरेस्ट क्या है, कौन सी कंट्री है, इक्वाडोर यहाँ पर इसकी नियरेस्ट कंट्री है। ये आप समझ लीजिए साउथ अमेरिका के वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। इक्वेटर देखिए यहाँ से पास होता है, तो मैंने इन आइलैंड्स के थ्रू इक्वेटर पास होते हुए यहाँ पे आपको दिखा दिया है। कुछ आइलैंड्स के यहाँ पर नाम हैं, जैसे सेंटा क्रूज, ये एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, सेंटियागो इंपॉर्टेंट आइलैंड है। तो ये कुछ आइलैंड्स हैं। इजाबेल नाम याद रहे, अच्छा नहीं याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन गैलापागोस नाम मत भूल जाना। और गैलापागोस आइलैंड जाना जाता है वहाँ के फ्लोरा एंड फौना के लिए। फौना जब वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब एनिमल्स होता है स्टूडेंट्स, और फ्लोरा जब वर्ड यूज़ करते हैं तो प्लांट्स होता है। तो इसमें पेंगुइन्स हो तो गैलापागोस पेंगुइन्स, गैलापागोस फर सील, गैलापागोस टॉर्टोइस। स्टूडेंट्स इसमें जो डार्विन थे, डार्विन ने जो अपनी स्टडी करी थी वो बर्ड्स पर भी स्टडी करी थी, और उन जो बर्ड्स को, डिफरेंट बर्ड्स हैं उन्हें फिंचेस बोलते हैं। तो डार्विन फिंचेस उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये 5, अगर इसका पूरा डाटा दे दूँ तो 563 माइल्स वेस्ट ऑफ इक्वाडोर ये पड़ते हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पर आपका जो पिलर्स हैं, जो ये रॉक्स हैं, ये 141 फीट हाइट है इनकी। तो अब तो पिलर्स ही खड़े हुए हैं बस, ब्रिज टूट गया है बीच का। एंड अपने आप में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स दरवाज़ा गैस क्रेटर। तो ये जैसे भी इसका प्रोनाउंस करें आप इसको, लेकिन दरवाज़ा ही इसको समझ में आ रहा है जो प्रोनाउंसिएशन है। ये गैस क्रेटर है। अब ये कहाँ प्रेजेंट है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले जानिए इसको दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है।
इसको जाना जाता है गेट ऑफ हेल के नाम से भी, इसको जाना जाता है डोर ऑफ हेल के नाम से, और ये तुर्कमेनिस्तान में सिचुएटेड है। तुर्कमेनिस्तान में भी एक डेजर्ट है स्टूडेंट्स, वो उस डेजर्ट का नाम है काराकुम डेजर्ट, और ये है वो काराकुम डेजर्ट जिसमें ये पर्टिकुलर तुर्कमेनिस्तान में दरवाज़ा गैस क्रेटर है। तो हुआ क्या है, इसकी जो पीछे की पास्ट की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके की है कि 1971 में सोवियत ने जो है क्या काम किया, ड्रिल ऑपरेशंस चलाए अपने। और ड्रिल ऑपरेशंस किस लिए चलाए, क्योंकि भाई नेचुरल रिजर्व्स तो खोजने थे और उन्होंने ड्रिलिंग करी। तो वहाँ पर ड्रिलिंग करते हुए ऐसा माना जाता है कि जो पॉकेट्स ऑफ नेचुरल गैस है वो उन्होंने जो है ड्रिल कर दिए, और वहाँ से नेचुरल गैस निकलने लगी। नेचुरल गैस क्या होती है, मिक्सचर होती है मीथेन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम जैसी गैसेज होती हैं, उसमें मिक्सचर होता है इसका। तो ये जो नेचुरल गैसेज हैं इनके पॉकेट्स जो हैं ब्रेक हो गए। अब स्टूडेंट्स उसके बाद ये बोला गया कि वहाँ पर क्या हुआ, आग लगने लगी, तो बर्निंग हो गई, और 50 सालों से अब वो ज़मीन जो है धंस गई और वहाँ पर अब आग लग रही है, आग जल रही है। तो वो कंटिन्यूसली आग क्यों जल रही है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे नेचुरल गैस के हैं वो अब बर्न हो रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली बर्न होते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। क्लियर। ऐसा भी बोला जाता है कि सोवियत ने तो इस बात को इनिशियली तो डिस्क्लोज ही नहीं किया, और बाद में पता चला, तो जो भी इसके पीछे की कहानी है, मतलब उसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 2018 में ज़रूर इसको एक नाम से जाना गया था, इस जगह को नाम से बोला गया था। ये भी आपको बता देता हूँ, शाइनिंग ऑफ जो पर्टिकुलर डेजर्ट है काराकुम, उसके रिस्पेक्ट में भी नाम से इसको काराकुम, उस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको गेट ऑफ हेल बोलूँ, डोर ऑफ हेल बोलूँ, या शाइनिंग ऑफ काराकुम बोलूँ, या दरवाज़ा गैस क्रेटर बोलूँ, ये सब एक ही नाम है, टेंशन नहीं लेनी है। आंसर इज तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन समझ लो, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर है, ये अभी बताया मैंने, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। इसकी बाउंड्री आपको मैं ब्लैक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तुर्कमेनिस्तान दिख गया, तो एक तरफ से हमें ये दिख रहा है कि अज़गात इसकी जो है पर्टिकुलरली क्या है, कैपिटल है, और कैस्पियन सी से ये टच करता है। किसका मैप है ये, सेंट्रल एशिया का मैप है। अब स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें कि सर कौन सी पर्टिकुलर कंट्री इसमें सेंट्रल एशिया में ऊपर आती है, नीचे आती है। तो इसको अभी यहीं के यहीं याद कर लो मेरे साथ, मैं याद करा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। अफगानिस्तान में आ गए तालिबान ने एक पहना बड़ा सा ताज, कहानी की तरह याद करोगे तो याद हो जाएगा। तालिबानियों ने एक बड़ा सा ताज पहना जिसपे उन्होंने 3 मोती लगाए, TUT, ठीक है। तो वो 3 मोती कौन से हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। डन। तो ये आप ऐसे इसको याद कर लीजिए, जो भी अभी जो एक्रोनिम बोल रहा हूँ उससे याद करोगे तो अभी आंखों के सामने इस पर्टिकुलर वीडियो को देखते देखते, फोटोग्राफ को देखते देखते ये याद हो जाएगा। उज्बेकिस्तान बीच में। अब जब ये 3 मोती लगाए इन्होंने, तो ये 3 मोती टूट गए, और टूट गए से टूट याद रहेगा ही, और टूटने के बाद इस पर 2 मोती और बड़े बड़े लगाए गए ताकि ये पूरा का पूरा ताज फिक्स रहे। सबसे बड़ा मोती इसमें ऊपर लगाया गया वो है कजाकिस्तान का, और छोटा मोती जो राइट हैंड साइड लगाया गया ईस्ट की तरफ वो है किर्गिस्तान का। डन। अब इसमें जो है ये जो कैस्पियन सी है ये कजाकिस्तान से टच करता है और तुर्कमेनिस्तान से टच करता है, उज्बेकिस्तान से टच नहीं करता है। डन। अब इस तरीके से आपने कंट्रीज याद कर ली। अब देखिए एक आता है एरल सी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। लेक बलकश जो है ये कजाकिस्तान में है। ये 2 चीज़ें मैंने और बताई आपको। साथ ही साथ अब इनकी सिटीज़ जो कैपिटल सिटीज़ हैं उनको याद करिए। सबसे ऊपर है नूर सुल्तान कजाकिस्तान की, सबसे नीचे की तरफ अगर इन सब में बोलूं तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान की काबुल हो गई अगर सिर्फ इन कंट्रीज़ की बात करी जाए तो, क्योंकि ये कंट्रीज़ की जो कैपिटल्स हैं इनको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। इधर देखिए उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, तो बीच में जो बैठा है ना वो ताश खेल रहा है, तो याद हो गई ताशकंद। देन किर्गिस्तान जो सबसे वेस्ट में बाद में मोती टूटने के बाद जो ऊपर से 2 मोती लगाए थे उसमें बिश्केक ये कैपिटल है किर्गिस्तान की। डन। आशगात मैं आपको ऑलरेडी तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल बता चुका हूँ। देन नूर सुल्तान भी मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं तजाकिस्तान की। तजिकिस्तान की जो कैपिटल है वो है दुशानबे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इन सभी में आपसे मोस्ट वेस्टर्न साइड में कौन सी है पूछूं तो वो होगा आशगात। अगर मोस्ट ईस्टर्न साइड बोलूं इन सब में कौन सी है तो वो आंसर है बिश्केक।
नॉर्दर्न मोस्ट बोलूंगा तो आंसर है नूर सुल्तान, और सदर्न मोस्ट बोलूंगा तो अफगानिस्तान की हो गई काबुल। डन। तो इस तरह से प्लीज अपनी इस तैयारी को करो, ऐसे तैयारी करोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, क्वेश्चन आ जाए कल आए कभी भी अगर सामने पड़ जाए तो आंसर हमेशा सही निकलेगा, कंफ्यूजन होगी नहीं। ठीक है। इसी से कनेक्टिंग एक न्यूज और है जो मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। उज्बेकिस्तान, ईस्टर्न उज्बेकिस्तान में जो है एक वैली है, और उस वैली का नाम है स्टूडेंट्स, वैली का नाम क्या है? फरगना वैली। ठीक है, फरगना वैली। ये फरगना वैली कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है, और ये किर्गिस्तान और तजिकिस्तान तक एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड। अब ये वाला पोर्शन उज्बेकिस्तान की जो ये पीछे से ऐसे जो एक्सटेंशन है ये कहाँ है, हमें पीछे वाले डायग्राम में देखना होगा। तो आंसर है यहाँ, इस जगह। डन। इस जगह पर एक वैली है, फरगना वैली। क्यों न्यूज़ में है ये वैली? क्योंकि इस वैली में वॉयलेंट स्ट्रगल चल रही है, आउटबर्स्ट एंड स्ट्रगल आर गोइंग ऑन। ये जो स्ट्रगल है ये तजिकीज़, किर्गिज़ जो लोग हैं और उज़्बेकीज़ जो ये लोग हैं इनके बीच में ही हैं, जबकि ये अपने आप में सोशोलॉजिकली, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अपने हिस्ट्री को कॉमनली शेयर करते हैं। तो ये रीजन आपका किर्गिस्तान, इधर जो है नीचे की तरफ तजिकिस्तान, और बीच में तो उज़्बेकिस्तान है। इन तीनों के बीच में जो वैली में है ये स्ट्रगल चल रहा है, पास्ट में भी चला है, फ्यूचर में भी इसका सॉल्यूशन कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये वैली इसलिए न्यूज़ में थी, इसलिए आपको ये भी याद हो गई। डन। सेंट्रल एशिया डन, इसकी कंट्रीज डन, कैपिटल्स डन। अब इसकी रिवर्स वगैरह कौन सी हैं और वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स कारमाइकल माइंस। अब ये माइंस क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि भाई 2019 में क्या हुआ, अदानी ग्रुप जो है ना, अदानी ग्रुप को यहाँ पर माइनिंग करने के लिए अप्रूवल मिल गए। लेकिन पहली बात तो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ये बता दूं मैं। अब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के इस क्वींसलैंड वाले रीजन में जो ये माइन प्रेजेंट है, इसमें अदानी ग्रुप को जब ये मिलता है, जो अप्रूवल मिल जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग शुरू हो जाती है वहाँ पर। क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो होते हैं वो बहुत सड़क पे आ जाते हैं, बहुत लोग सड़क पे आते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, और ये अभी भी चल रहा है। तो इस वजह से ये बार बार बहुत लंबे समय से न्यूज़ में है। तो देखिए इसमें क्वींसलैंड का जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया पूरा बड़ा इतना है, तो उसका जो टॉप नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वहाँ जो क्वींसलैंड वाला बड़ा रीजन है, इधर एक बेसिन है जिसे हम गैलीली बेसिन बोलते हैं। उस बेसिन के इधर की तरफ यहाँ ये पर्टिकुलर क्या है, माइंस हैं। इस फोटोग्राफ में ये और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए गैलीली बेसिन है, गैलीली बेसिन में यहाँ पर इस तरफ ये माइंस प्रेजेंट हैं, कारमाइकल माइंस। अब ये जो क्वींसलैंड का जो रीजन है इसको मैंने इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है। तो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अबॉट पॉइंट पोर्ट। ये पोर्ट कहाँ प्रेजेंट है? ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, क्वींसलैंड रीजन में प्रेजेंट है। साथ ही साथ आपको पता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, ये आप ऑलरेडी पढ़ते हो अपने इकोलॉजी में। इसके वेस्ट में जो सी पड़ता है उसे हम कहते हैं कोरल सी, कोरल सी पैसिफिक ओशन में है। नॉर्थ की तरफ जो है एक गल्फ पड़ता है स्टूडेंट्स, वो है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। याद रखिएगा ये भी नियर बाय लोकेशंस हैं। सबसे बढ़िया और बड़ी जो सिटी है वो ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन में क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं, आपको पता है। यहाँ पर क्वींसलैंड की तरफ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे सिम्पसन डेजर्ट है। डन, इतना समझ में आया। साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रेट बैरियर रीफ अगर याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये रेंज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और जो रिवर बह रही है, रिवर में देखिए ये थॉम्सन जो रिवर है, एक तो ये याद रख लीजिए, और ऊपर की तरफ जो है फ्लाइंडर्स एंड मिशेल, ये रिवर्स यहाँ से फ्लो कर रही हैं। बाकी ये मैं आपकी तरफ छोड़ दूंगा पूरा का पूरा पीडीएफ, तो आप और देखिएगा। इसमें ऊपर की तरफ पपुआ न्यू गिनी जो आइलैंड्स हैं, और बीच में टॉरेस स्ट्रेट भी पड़ती है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं याद कर सकते, लेकिन क्योंकि न्यूज़ में है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। बाकी साउथ में न्यू साउथ वेल्स नाम का जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का वो पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैप अच्छे से पढ़ के जाइए। क्वींसलैंड तो बहुत सी चीज़ें मैंने आपको यहीं पर पढ़ा दी है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है टोंगा आइलैंड। तो ये आइलैंड भी देखिए इसी के पास है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर मूव कर रही है, इधर कोरल सी जो मैंने अभी बताया, तो इसके वेस्ट में ही ये टोंगा आइलैंड्स पड़ते हैं। डन। ये पैसिफिक ओशन में स्थित हैं, और ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि वॉल्केनो इरप्ट होता है सदर्न पैसिफिक आइलैंड्स टोंगा में, और ये सुनामी की वेव्स यहाँ पर
जो है महसूस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ था तो अब ये न्यूज़ में आ गया। डन। इसी को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी आइलैंड्स के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है, 3 तरीके से आइलैंड्स को कैटेगराइज किया गया है। पहला है माइक्रोनेशिया, दूसरा है मेलानेशिया और तीसरा है पॉलिनेशिया। ये जो पूरा का पूरा पैसिफिक आइलैंड्स में जो पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स हैं उनको हमने इस तरीके से क्या किया गया है, कैटेगराइज किया है। देखिए बीच में यहाँ पर जा रही है इक्वेटर, ये लाइन जो जा रही है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया से पास होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया से पास हो रही है। अब आप ना इस पूरे के पूरे डायग्राम को थोड़ा सा याद करिए, क्योंकि ये आइलैंड्स को अगर हमने ग्रुप किया है तो इस फॉर्म में आपसे अगर पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन बन जाए कि कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो पॉलिनेशिया ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब उसमें एग्जाम्पल दे देंगे मार्शल आइलैंड्स का, सोलोमन आइलैंड्स का, पपुआ न्यू गिनी का, तो आपका आंसर वो नहीं होगा। पॉलिनेशिया में तो ये आते ही नहीं हैं। पॉलिनेशिया में हमने अभी टोंगा पढ़ा है, ये याद रखिए। कुक आइलैंड्स याद रखिए, इधर फ्रेंच पॉलिनेशिया, नहीं तो नाम आसान है याद करना, और इधर हवाई आइलैंड्स। डन। हवाई आइलैंड जो है नॉर्दर्न पैसिफिक में है, ये नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, और ये बाकी जो है सदर्न पैसिफिक ओशन में है। एटलीस्ट ये 4 नाम तो याद रख लीजिए, बाकी न्यूजीलैंड आपको वैसे भी याद हो जाएगा। डन। मेलानेशिया में जो मैंने टिक लगाए हुए हैं वही आप थोड़ा सा याद रखिए। एक तो एक फिजी, मैं इसको अलग कलर से मार्क करता हूँ ताकि आपको याद रहे, फिजी, सोलोमन आइलैंड्स और पपुआ न्यू गिनी। बाकी अगर आप थोड़ा सा इमेज को अपने अभी फोटोग्राफी अगर अपने माइंड में बिठा सकें इस इमेज की, तो आपको याद रहेगा कि सबसे इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ कौन सा है सबसे पास, मेलानेशिया। ऑस्ट्रेलिया से दूर कौन सा है, माइक्रोनेशिया, और ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत ही दूर है पॉलिनेशिया। तो वैसे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। माइक्रोनेशिया में मैं आपको बोलूँगा मार्शल आइलैंड्स याद करके जाओ, और मार्शल आइलैंड्स के साथ साथ एक आइलैंड है ये गुआम आइलैंड्स। ये जो आइलैंड है ये यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल में है। ओके, वहाँ मिलिट्री बेस बनाया हुआ है यूएस ने। तो ये आपका टोटल ओवरऑल टॉपिक है, जितना याद हो पाए बेस्ट विशेस टू यू स्टूडेंट्स, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, 2-3 बार सुन लो वैसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें अब हम हवाई आइलैंड्स की ऑलरेडी बात कर रहे थे, राइट। तो हवाई आइलैंड्स का ही एक पर्टिकुलर जो नाम है यहाँ पर मोना लोआ। ये क्या है, यहाँ पर इस जगह पर वोल्केनो इरप्ट होता है 38 ईयर्स के बाद, और पैसिफिक ओशन में ही है। तो आपने अभी हवाई ऊपर पिछले वाले डायग्राम में देखा ही है, तो यहीं से ये न्यूज़ आई थी, तो इसलिए मैंने इसको इसके साथ ही पढ़ा दिया आपको। ये मोना लोआ नाम का जो वोल्केनो है ये इरप्ट हुआ 38 ईयर्स के बाद हवाई में, इसलिए क्या होता है इस पर न्यूज़ बन जाती है। हवाई आपको कहाँ है, लोकेशन वगैरह सब आपको पता है, नॉर्थ पैसिफिक में लोकेटेड है। डन। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स सहेल रीजन। अब सहारा डेजर्ट तो आप पढ़ते हो, सहारा डेजर्ट के नीचे सर्दर्न एज ये क्या है, ये सहारा डेजर्ट है। तो उसके सर्दर्न एज पर जो पर्टिकुलर ये जो एज है इसे हम सहेल रीजन्स बोलते हैं। अपने आप में ये रीजन कहाँ प्रेजेंट है, अफ्रीका में प्रेजेंट है। कॉमन सेंस है, सिंपल सी बात है, ये कंट्रीज का नाम देखते ही पता लग गया होगा अफ्रीका है। याद रखने वाली बात यह है कि न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अनाउंस किया कि जो 10 साल से हमारे ऑपरेशन चल रहे थे, जो अलकायदा के जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट थे उनको पकड़ने के, वो अब हमने यहाँ पर एंड कर दिया है, इस वॉर को एंड कर दिया है। तो इस ऑपरेशन का नाम था स्टूडेंट्स ऑपरेशन बारखेन। ठीक है, 2013 जनवरी में फ्रांस ये इस तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है। 2014 में ये इसका नाम ऑपरेशन बारखेन रख देता है, और सहेल रीजन इसलिए यहाँ पर न्यूज़ में आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है कितनी कंट्रीज़ हैं जो सहेल रीजन में आती हैं। इसके अलग अलग आंसर हैं, कहीं 10 लिखा है, कहीं 11 लिखा है, लेकिन मैं कम से कम बोलूँगा कि आपको 10 तो नाम याद होने चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसमें जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो तो दिख ही रहा होगा, माली, नाइजर, चैड, सूडान, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जो ऑप्शंस अगर आपको दिए गए तो आप घबरा जाओगे। तो इसमें सबसे पहला मॉरिटेनिया या ग्वेना बिसाऊ, ये गैम्बिया, ये इधर बुर्किना फासो, या इधर एरिटिया। ये आपको नाम एक बार ज़रूर देखने की ज़रूरत है, तब जा करके ये 10 कंट्रीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो सहेल रीजन, सहारा तो पढ़ के जाते हैं, सहेल रीजन भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। अगला टॉपिक है स्टूडेंट स्वेज कैनाल के बारे में। स्वेज कैनाल से रिलेटेड क्या हुआ है पहले तो मैं ये बता देता हूँ जल्दी से। न्यूज़ तो पुरानी है, लेकिन ये इस तरीके के ना जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बार बार न्यूज़ में चल रहा है, बहुत पिछले 2 सालों से हुआ ये था। मैं पहले बता देता हूँ स्वेज कैनाल क्या है। स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल
वाटरवे क्रिएट किया गया है इजिप्ट में। तो ये कब क्रिएट किया गया था? ये 1869 में इस तरीके का वाटरवे क्रिएट किया गया था। ये सबसे पहली ऐसी कैनाल है जो डायरेक्टली मेडिटरेनियन सी और रेड सी को क्या करती है? लिंक करती है। अब देखो ये है रेड सी, इधर आ गया आपका इजिप्ट, ऊपर की तरफ है मेडिटरेनियन सी। देन इसको जो कनेक्ट करने की ये जो मैंने रेड लाइन खींची है, अब यहाँ रेड लाइन नहीं खींचता, दूसरा कलर खींचता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये जो मैंने लाइन खींची है यहाँ पर पर्पल कलर से, ये है स्वेज कैनाल, ताकि डायरेक्टली ना यहाँ से रेड सी से एंट्री हो सके मेडिटरेनियन सी में, और रास्ता जो रूट है ना बहुत छोटा हो जाएगा। ये स्वेज कैनाल है। अब इसको 1956 में क्या होता है? पहली बात तो ये इससे पहले कहाँ थी कि ये ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, फ्रेंच कॉलोनीज़ के कंट्रोल में थी। बट उसके बाद क्या होता है 1956 में, जब इजिप्ट आज़ाद हो जाता है उससे पहले, तो इजिप्ट के आज़ाद होने के बाद उसके बाद कोई कंपनी बनती है, वो कंपनी इसको चलाती है स्विस कैनाल को। लेकिन 1956 में इजिप्ट इसको क्या काम करता है? नेशनलाइज कर देता है। तो अब ये इजिप्ट के कंट्रोल में है, इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 12% जो वर्ल्ड का ट्रेड है बाय वॉल्यूम, वो इसी कैनाल से पास होता है। तो इतनी बातें समझ में आई। अब मैं बताता हूँ न्यूज़ में क्यों थी। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ये इस तरीके का कार्गो था एक, और उस कार्गो का नाम था एवर गिवन कार्गो, और ये शिप जो है ना ये ब्लॉक कर गई थी। इस पूरे से पूरे स्विस कैनाल को इसने ब्लॉक कर दिया था, और 6 दिन तक 6 डेज तक ये ब्लॉक्ड रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह हुआ था, और फिर इस पर केस भी चला। अब केस जब चल रहा है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ जो है न्यूज़ में आ रही है बार बार, इसलिए न्यूज़ में है। तुम्हारे लिए ये ब्लॉकेड इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए ये कैनाल की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब लोकेशन ध्यान से देखो, ये इधर रेड सी, ये इधर स्वेज है। आगे जो पोर्ट है वो पोर्ट का नाम याद रखना, पोर्ट साइद। पोर्ट साइद आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है पर्टिकुलर पूरी की पूरी कैनाल है, और बीच में कुछ लेक हैं। लेक का भी सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। एक ग्रेट बिटर लेक है, ऊपर की तरफ लेक तिस्मा है, तिम्सा, लेक तिम्सा है, और फिर ये एक बाईपास बनाया हुआ है। तो इस तरीके से एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो नॉलेज लेकर के जाओ। पैरेलल कौन सी रिवर चल रही है? नाइल रिवर चल रही है, ठीक है। अफ्रीका, आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ये स्विस कैनाल के बारे में कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को भी स्विस कैनाल कहीं ना कहीं सेपरेट करता ही है, ठीक है। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पार्टली आइलैंड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, ये आइलैंड्स कहाँ लोकेटेड हैं? ये लोकेटेड हैं साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में मतलब हम एशिया की तरफ आ गए हैं, और ये आपको चाइना दिख रहा है, इधर जो है वियतनाम दिख रहा है, इधर फिलीपींस दिख रहा है। तो ये फिलीपींस, इधर वियतनाम, और इधर चाइना। अब इनके बीच में जो ये पर्टिकुलर रीजन बन रहा है, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें खींची है, मैं भी समझाता हूँ ये लाइनों का क्या मतलब है। ये जो रीजन है इसे हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। अब हुआ क्या है कि ये जो आइलैंड्स है ना यहाँ पर साउथ चाइना सी के, इस पर चाइना ने क्या काम किया है? कब्जा कर रखा है एक तरीके से। और वो ये मानती है, चाइना ये मानती है कि हमने एक लाइन खींची हुई है, और ये लाइन देखिए, ये जो रेड कलर की यहाँ पर लाइन ऐसी खींची हुई है पर्टिकुलरली, इस लाइन का नाम है चाइना की 9 मैरीटाइम लाइन। और ये जो 9 लाइन है ना, इसको क्लेम करता है चाइना। तो चाइना कहता है इसके अंदर जितने भी आइलैंड्स हैं वो तो भाई हमारे कंट्रोल में हैं। कौन सा मेन आइलैंड है यहाँ पर? पहला है स्पार्टली आइलैंड, और स्पार्टली आइलैंड्स के ऊपर हैं पार्सल आइलैंड्स। 2 नाम बता रहा हूँ, याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। स्पार्टली आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड्स, ये नाम अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन जीएस मेंस में भी लिखेंगे तब भी आप ये नाम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि भाई चाइना का जो है, अगर साउथ चाइना सी के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन बनता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का क्वेश्चन बनता है, तो इन आइलैंड्स के नाम आप वहाँ भी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ जो अभी आप सीख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही करना है ऐसा नहीं है। ये डायग्राम्स, ये मैप्स, ये छोटी छोटी बातें, ये अपने मेंस के एग्ज़ाम के आंसर में भी आप लिखते हो, और इनफैक्ट ड्रॉ भी करके आते हो। तो ये प्रैक्टिस करनी होती है हमें, मैप वगैरह मेंस में भी बनाने होते हैं। जो भी सुन रहे हो अच्छे से सुनो, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हर जगह आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर? हो ये रहा है कि कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। इधर वियतनाम कहता है, ये ऑरेंज वाली जो लाइन है ना, ये वियतनाम की है, वियतनाम कहता है ये हमारे अंडर में है। इधर मलेशिया जो है, ये येलो वाली लाइन है, वो कहते हैं हमारे अंडर में है कंट्रोल। तो ये जो लाइन आपकी पर्पल रंग से दिख रही है, वो फिलीपींस कहता है हमारे अंडर में है ये रीजन। तो
इधर रेड वाली लाइन ताइवान बोलता है हमारे रीजन में है। तो एक तरीके से चाइना, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इन सब के बीच में सोवेनिटी का इशू है इस पर्टिकुलर इन सभी आइलैंड्स के ऊपर डिस्प्यूट है स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ इसमें जो गोले दिखा रखे हैं ना, जो सर्कल्स दिखा रखे हैं, ये जो सर्कल्स हैं, ये देखो यहाँ जो सर्कल्स दिखा रखे हैं, ये चाइना ने क्या काम किया है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिया इन पर, रेत डाल डाल के, मिट्टी डाल डाल के इनको आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया रीफ्स को। तो ये अपने आप में एक डिस्प्यूटेड रीजन है। आई होप आपको स्पार्टली आइलैंड्स के साथ साथ पार्सल आइलैंड भी समझ में आया। अब इन आइलैंड्स की सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ पूछ ली जाए तो याद रखना पार्सल ऊपर है, स्पार्टली नीचे है। डन। आइलैंड्स पढ़ रहे हैं तो पैसिफिक ओशन का ये आइलैंड एक और पढ़ लेते हैं जिसे हम कहेंगे क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल आइलैंड न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि क्यूरिल आइलैंड कहीं ना कहीं कंटेंशन में रहता है, एक डिस्प्यूट में रहता है जापान और रशिया के बीच में। जापान और रशिया, अब आप जापान के आइलैंड्स के नाम जानते होंगे, मैं उनमें से एक आइलैंड आपको बता रहा हूँ, होकाइडो। होकाइडो आइलैंड जो ऊपर का है, उस आइलैंड के बाद ये जो लाइन खिंची हुई है यहाँ पर, ये लाइन बताती है कि भाई बाउंड्री खिंच गई, जापान यहाँ खत्म हो गया, रशिया का राज शुरू हो गया। लेकिन ये लाइन जापान नहीं मानता है। जापान का ये मानना है कि नहीं, इतना जो रीजन है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये तो जापान के अंडर है और यहाँ पर, यहाँ तक जापान अपनी लाइन को क्लेम करता है। तो अभी प्रेजेंटली ये जो रीजन है क्यूरिल आइलैंड्स का, इधर का, ये किसके अंडर में है, ये रशिया के रीजन में है, अंडर में है। तो जापान एलेज करता है कि रशिया ने इलीगली इस तरीके के क्यूरिल आइलैंड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। जो डिस्प्यूट है वो अपनी जगह है। क्यूरिल आइलैंड्स की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रशिया का कौन सा पार्ट है जो नियर बाय यहाँ टच करता है, वो है कामचटका प्लेटू। तो ये एक पूरा जो ट्राइंगुलर पोर्शन है रशिया का, इसे कामचटका प्लेटू नाम से जानते हैं। और बीच में जो समुद्र आ रहा है वो है सी ऑफ ओकोस्टक, ठीक है। बाकी जैसे ही प्रोनाउंस करो आप इसको। इधर रशिया का जो रीजन है वो सेक्लेन रीजन है, तो ये इनके बीच में सी ऑफ ओकोस्टक पड़ता है और नीचे की तरफ क्यूरिल आइलैंड्स हैं। आई होप बाकी आपको मैप में यहाँ पर दिख रहा होगा, काफ़ी है इतना, ठीक है। अगला टॉपिक है गल्फ ऑफ गेब्स। ये गल्फ ऑफ गेब्स कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी में। फर्स्ट पॉइंट, मेडिटेरेनियन सी में भी कहाँ है, आंसर इज अफ्रीका। अफ्रीका में भी कौन सी कंट्री के पास, आंसर इज ट्यूनेशिया। तो ये है आपका गल्फ ऑफ गेब्स। क्यों सर ये इतना न्यूज़ में है, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक शिप थी 750 टन डीजल लेकर के जा रही थी, वहाँ वो डूब जाती है और ये गल्फ न्यूज़ में आ जाती है। अब ये न्यूज़ में है तो भाई प्रिपेयर कर लो, इसके आसपास की चीज़ें प्रिपेयर कर लो। ट्यूनीशिया नीचे, इधर लीबिया, इधर अल्जीरिया, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर ये जेबेल नेशनल पार्क दिख रहा होगा एक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर मैंने सिसिली आइलैंड्स आपको बताए थे, वो इटली के थे, तो आपको ये भी पता लग गया। अब जब गल्फ ऑफ गेब्स पढ़ रहे हो तो साथ साथ ये गल्फ ऑफ हेमनमेंट भी पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके ये सारी चीज़ें अब इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर, ठीक है। गल्फ ऑफ ट्यूनिस, तो ये ट्यूनिस तो ट्यूनिसिया से आप समझ ही जाओगे। तीनों की सीक्वेंस, चीज़ें आगे पीछे की आप देख के जाइए। वैसे इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है, आसपास की चीज़ें भी बता दी है, बाकी जिम्मेदारी थोड़ा सा आप भी लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये अच्छा लग रहा है सेशन तो इस सेशन को लाइक करना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो सबको हेल्प करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई एम थैंकफुल टू यू स्टूडेंट्स कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि जो भी चीज़ें हैं वो सिंपल, जितना नाम ही है ना चैनल का सिंप्लीफाई सिविल्स, तो जितनी चीज़ें सिंपल कर सकूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ सिंपल करने की। माउंट किलिमंजारो अगला टॉपिक है। माउंट किलिमंजारो आपका कहाँ पड़ता है, कौन सी कंट्री में पड़ता है, तो आंसर इज तंजानिया। तंजानिया जो पर्टिकुलर कंट्री है ये अफ्रीका की कंट्री है। तो सबसे पहले इसमें जो अफ्रीका का मैप है अपना खोल करके जल्दी से मैप को जल्दी से देखो, तंजानिया कहाँ पड़ रहा है। तंजानिया के साथ यहाँ पर केन्या पड़ता है और केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर है विद इन तंजानिया माउंट किलिमंजारो। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ऐसी कुछ न्यूज़ आई हैं जो कि डाटा आया है जो बताता है कि माउंट किलिमंजारो के जो ग्लेशियर्स हैं वो 2040 तक क्या कर जाएंगे, ये वैनिश कर जाएंगे और पिघल जाएंगे, और ये बड़े खतरे की बात है। किलिमंजारो और भी न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली अप्रैल 2023 मतलब बिल्कुल पिछले महीने न्यूज़ आती है कि अंजलि शर्मा नाम की लड़की है जो सक्सेसफुली क्या करती है, माउंट पर चढ़ती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उसने ड्रेस जो पहनी है वो गादी जो कम्युनिटी होती है, जो ग्रुप है हिमाचल प्रदेश का, उनकी जो ड्रेस होती है ट्रेडिशनल, ये लॉन्चरी जो ड्रेस होती है, इस ड्रेस को पहन करके उस बच्चे ने चढ़ाई करी।
क्लियर। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका आपका लिंक आर्ट एंड कल्चर से भी हो गया। अब ये है तो न्यूज़ कुछ और, लेकिन इसको आर्ट एंड कल्चर से जोड़ सकते हो आप। अब ये यहाँ पर जो है ये ड्रेस के बारे में बात आ गई। तो ये जो फीमेल हैं ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हैं, हिमाचल प्रदेश की, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती है, बहुत प्राउड की बात होती है। किलिमंजारो इन्होंने इसकी चढ़ाई करी पीक पर। किलिमंजारो जो है वो कौन से नंबर पे आता है वर्ल्ड के जो पीक्स हैं टॉप पीक्स में? तो इसमें 1 एवरेस्ट है डेफिनेटली, 2, 3 एंड 4th नंबर पे आता है। तंजानिया में प्रेजेंट है, 5892 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो माउंट किलिमंजारो है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी माउंटेन रेंज। ऐसा नहीं है कि माउंटेन की रेंजेस हैं और उसका पार्ट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। प्लस इसमें 3 वॉल्केनो पीक्स हैं। एक वॉल्केनो पीक है किबू नाम से, दूसरी वॉल्केनो पीक है इसकी मावेंजी नाम से, और तीसरी है शीरा नाम से। सबसे जो बड़ी वॉल्केनो पीक है इसकी तो वो है किबो नाम से। डॉर्मेंट वॉल्केनो है ये। डॉर्मेंट वॉल्केनो का ये मतलब होता है कि बहुत समय से इसमें एरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, उसका गारंटी नहीं है। जब हम बोलते हैं कि एक्सटिंक्ट हो गया वॉल्केनो तो इसका मतलब होता है कि वॉल्केनो अब आगे भी इरप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये डॉर्मेंट वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है 1987 में। डन, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है भाई, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, नुसंतरा नाम से जो सिटी है वो न्यूज़ में है। ये कहाँ सिचुएटेड है? बेसिकली ये इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। और अब इंडोनेशिया क्या कर रहा है, अपनी जकार्ता से कैपिटल को चेंज कर रहा है नुसंतरा में। तो अब ये कैपिटल चेंज कर रहा है तो पहली बात तो कैपिटल्स की लोकेशन देख लो। जो जकार्ता है वो जावा आइलैंड्स में है, जबकि ये जो है आपका जो बोर्निया रीजन है इंडोनेशिया का, वहाँ पर ये कैपिटल, नई कैपिटल जो है नुसंतरा की है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये शिफ्टिंग हो ही क्यों रही है? ये हो रही है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, क्योंकि इंडोनेशिया को ऐसा लगता है कि ये जगह जो है पर्टिकुलर जकार्ता बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुकी है। साथ ही साथ ये धीरे धीरे अब सिंकिंग इसमें दिख रहा है कि सिंकिंग हो सकती है पानी में, सी वाटर में। और अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तेज़ी से तो फ्यूचर में तो एक खतरा हो ही गया कि जकार्ता पूरा डूब जाएगा। प्लस ये जगह प्रोन टू अर्थक्वेक भी है। तो इन सभी कारणों की वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि जकार्ता से भाई कैपिटल चेंज करो अपनी। नई कैपिटल समझ में आ गई, डन। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि इंडोनेशिया कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ है। ये आपको अब थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन देगा इंडोनेशिया के बारे में। इधर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछ चुका है कि अंडमान निकोबार से क्लोजेस्ट, इन 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से पूछा था क्लोजेस्ट कौन सा है, तो सुमात्रा उसमें आंसर था। देन इधर देखिए ये जावा आइलैंड्स हैं। जावा आइलैंड्स में जकार्ता आपको दिख रहा है। इधर बाली आइलैंड्स हैं, लोग घूमने जाते हैं बाली, आपने सुना होगा पक्का ये, ठीक है। देन तैमूर आइलैंड जो है इस तरफ, उसके नीचे तैमूर सी है, इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऊपर की तरफ है बोर्नियो, बोर्नियो में नई कैपिटल है। देन सुलवासी नाम का आइलैंड है, ठीक है। और इधर न्यू गिनी, तो पपुआ न्यू गिनी अपने आप में अलग है और न्यू गिनी जो है वो इंडोनेशिया के अंदर है। इतना समझ में आया। अब आते हैं इसके समुद्रों पर। समुद्र भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया था साउथ चाइना सी, नीचे की तरफ इंडियन ओशन चल रहा है, ये तो ओशन हो गया। अब सी देखिए ध्यान से, इधर फिलीपींस और साउथ चाइना सी। तो इधर देखिए यहाँ पर जो फिलीपींस आइलैंड्स हैं, फिलीपीन सी और साउथ चाइना सी को बीच में कौन काट रहा है? फिलीपीन आइलैंड्स काट रहे हैं, देन फिलीपीन कंट्री काट रही है। इसके नीचे आया सेलेबस सी, सेलेबस सी के नीचे इंडोनेशिया जावा के ऊपर, और ये बोर्निया जो है आइलैंड्स, इनके बीच में आ गया जावा सी। देन राइट में जो है पर्टिकुलर सुलवासी जो आइलैंड्स हैं उसके आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट की तरफ ये आ गया बांदा सी। देन ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है न्यू गिनी के नीचे आ गया एराफुरा सी, और उसके भी नीचे आ गया तैमूर आइलैंड्स के नीचे तैमूर सी, ठीक है। अब अगर मैंने इनकी लोकेशन नॉर्थ टू साउथ पूछ ली ना, तो कम से कम नहीं तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होना ही होना है। ऑप्शन आसान आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर ऑप्शन टफ आ गए तो ये होना ही होना है कि ये आपको याद नहीं रहेगा। अब इसका एक्रोनिम बना लो। एक्रोनिम में आप कह लो कि सर भाई सबसे ऊपर तो पी से था, देन उसके बाद सी है, इसके बाद जावा और बांदा एक साथ ही हैं ऑलमोस्ट,
देन नीचे आराफुरा है और फिर सबसे नीचे टी है। तो ये आप इस तरीके से अगर आपने अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में इसे याद कर लिया, अब उनके अल्फ़ाबेट्स की जो स्टोरी बनानी है बनाओ, लेकिन अगर आपने इसे याद कर लिया और उसमें भी अगर इसने अंडमान दे दिया और ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट लगाने को दे दिया तो बिल्कुल फंस जाओगे भाई। तो ऑप्शन में अंडमान ईस्ट की तरफ या वेस्ट वेस्ट की तरफ सारी ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जनरली एक आधा बन जाता है, यूपीएससी पूरा आपको जो है परेशान करता है। डू नॉट वरी, अब आपने पढ़ लिया है इसको। कुछ स्ट्रेट्स भी हैं जिनके नाम मैं चाहूँगा आप देख लीजिएगा इसमें एक बार, और ये आइलैंड्स की लोकेशन, आइलैंड्स के जो है पर्टिकुलर पोजिशन, यू मस्ट रिमेंबर इट। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान जो है ये क्या है, ये कोई कंट्री नहीं है, ये कंट्री बनाने की पूरी एक लड़ाई है। तो कुर्दिश पीपल इनहेबिटेड जो है इस एरिया में करते हैं। कुर्दिस्तान न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि टर्की ने लॉन्च किया अपना ऑपरेशन पीस स्प्रिंग नाम से अगेंस्ट सीरियन कुर्दिश मिलिशिया। बाकी कुर्दिस्तान बहुत न्यूज़ में रहता है, पूरे साल न्यूज़ में रहता है, अलग अलग न्यूज़ है। मेरा काम है यहाँ पर आपको कंट्रीज़ बताना कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आती हैं। देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली बात तो टर्की, ठीक है, ईस्टर्न टर्की। आप देखो ध्यान से, टर्की का ईस्ट वाला पार्ट है ना, ईस्ट वाला पार्ट टर्की का। अब आप देखो नॉर्थ ईस्ट पार्ट किसका है, सीरिया का। तो सीरिया जो है उसका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट ये आता है कुर्दिश जो है पर्टिकुलर एरिया में। देन नॉर्थ वेस्ट ईरान का, ईरान यहाँ है, ये रहा ईरान, तो ईरान का नॉर्थ वेस्ट रीजन और ये वेस्ट का रीजन। देन साउथ अर्मानिया, अर्मानिया देखिए यहाँ पर है, तो उसका साउथ के जो पोर्शंस हैं वो अर्मानिया के आ गए। इसके साथ साथ आपका जो पर्टिकुलर इराक है, इराक के तो प्रॉपर नॉर्थ का रीजन जो है वो पूरा का पूरा ये कुर्दिस्तान के अंदर आता है। तो एक तो कंट्रीज़ के नाम आपको याद हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि हुआ क्या था पास्ट में, हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो एंड होती है और 1920 में एक ट्रिटी लिखी जाती है जिस ट्रिटी का नाम है ट्रिटी ऑफ सर्व्स। इस ट्रिटी में बोला जाता है कि भाई जो ऑटोमन एम्पायर है वो एम्पायर का डिसोल्यूशन होगा। अब जब इसका डिसोल्यूशन होगा तो एक अलग से जो कुर्दिश पीपल हैं उनके लिए एक प्रॉपर ऑटोनॉमस रीजन बनाया जाएगा जिसे बोला जाएगा कुर्दिस्तान। लेकिन 3 साल के बाद इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। आइडिया को ड्रॉप करने के बाद इस पर्टिकुलर रीजन को अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया। इससे हो गई लड़ाई शुरू और तब से लेके अब तक कुर्दिश पीपल कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अपनी एक नई जगह बने। कंट्रीज याद रखना, इसमें भी अगर यूपीएससी ने आपसे मतलब बिल्कुल आपको परेशान करने की कोशिश करी तो वो लिटरली यहाँ पर साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट नॉर्थ ऐसी चीज़ें करके भी आपसे पूछ सकता है। अब अगर वो आपसे बोलेगा कि साउथ ऑफ इराक जो है कुर्दिश पीपल यहाँ रहते हैं तो गलत होंगे ना। साउथ ऑफ अर्मानिया तो है लेकिन टर्की का क्या वेस्ट पार्ट है, नहीं है, ईस्ट पार्ट ही है। तो ऐसे भी करके आपसे परेशान किया जा सकता है। तो एक स्टेप आगे सोचा करो हमेशा। यूपीएससी आपसे एक कदम आगे सोचता है, इसलिए वो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं। अगर आपने एक स्टेप और आगे सोच लिया ना तो वो क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ फील्ड का जो है जो रीजन है ये न्यूज़ में है, तो ये रीजन कहाँ है, पहली बात तो ये कतार और ईरान जो है इस तरीके के जो गैस फील्ड के रीजन्स हैं उनको यहाँ पर होल्ड करता है। तो कतार आपको दिख रहा है कि जो आपका ये रीजन है वेस्ट एशिया का, यहाँ पर कतार के ऊपर का जो रीजन है ये नॉर्थ फील्ड नाम से जाना जाता है। इस रीजन में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं नेचुरल गैस के, और ये इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि 10% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन रिसोर्सेज यहाँ पर माने जाते हैं। और आगे जाकर ये लग रहा है कि टन्स ऑफ जो है प्रोडक्शन यहाँ पर गैस का होगा और कतार इसके एक्सपेंशन में लगा हुआ है। 2027 तक तो ये माना जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन 60% तक भी बढ़ सकता है। इसमें जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि चाइना सबसे पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने अपनी डील नॉर्थ फील्ड ईस्ट में कतार के साथ अपनी बिल्कुल डील पक्की कर ली है कि भैया फ्यूचर में हमें तेल वेल की ज़रूरत होगी, हमें नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, तो भाई हम यहाँ पर अपना जो है एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। बाकी कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जापान वगैरह भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में न्यूज़ आती रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर्थ फील्ड का। नॉर्थ फील्ड टॉपिक आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने अपने जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को आप लाइक करिए,
इस वीडियो को आप शेयर करिए। इसका PDF आपको सिंप्लीफाई सिविल्स की जो पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। इसका PDF आपको सिद्धार्थ सर UPSC जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगा। गुड विशेस टू यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।